सभी सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। हाँ बुआ जी। हाँ क्या बुआ जी, मौसम जो है ना बहुत करवटें ले लिया, करवटें ले चुका। हाँ। अब आराम के स्थिति में आया कि नहीं आया? हाँ। ये बताओ। देखिए और कितनी अच्छी अच्छी, मतलब थोड़ी कह सकते हैं कि गुलाबी ठंड वाली जो। जी हाँ बिल्कुल गुलाबी ठंड है। हाँ। लेकिन बहुत सारी जगहों पर गर्मी भी है अभी, लेकिन कहीं कहीं फिर भी जहाँ गर्मी है हाँ। वहां पर भी सुबह के समय निकलो तो जैसे कि बदन में वो शीतल जो हवा लगती है ना, उसका मजा अलग है। हाँ। और लगता है कि हाँ सर्दी का मौसम आ रहा है, कुछ महसूस हो रहा है। हाँ कुछ महसूस हो रहा है बिल्कुल। जो हमारी त्वचा है बहुत संवेदनशील होती है तो महसूस तो करा ही देती है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है हमें बताना होता है। हाँ, तो जैसे कि महसूस तो हमारे साथियों ने कर लिया कि व्यंजन का किसी को इंतजार है, क्योंकि उन्हें मालूम है आज का दिन है और व्यंजन हम बताएंगे और कुछ हमारे साथी भी बताएंगे जी। लेकिन कुछ विषय हैं जो जिसकी जानकारी के लिए उत्सुक है हमारे साथी। हाँ है ना, तो जाड़े के मौसम ने दस्तक दे दी है, इस पर बात करेंगे। हाँ, ओहो क्या बात है, किस तरह की तैयारियां हैं वो भी बात करेंगे जी। और आज व्यंजन जैसा कि आपने बताया और विज्ञापन जो आते हैं ना, वो अब कह सकते हैं ना कि ये जो मौसम शुरू हुआ है ना बुआ जी, हाँ। इसमें बिल्कुल विज्ञापन ही विज्ञापन। देखो मौसम की वजह से भी है, हाँ। दूसरा जो त्योहार है तो त्योहार के समय भाई जाहिर है कि खरीदारी हमारी भी बढ़ जाती है, तो विज्ञापन जो दे रहे हैं, जो उत्पाद वाले हैं लोग, जिनके प्रोडक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें लुभाने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो इनका क्या मुंह जाल है, वो थोड़ा सा हम सतर्क होने के लिए इस पर चर्चा करें कि कैसे उससे बचें, क्योंकि कहां हम फंस सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें, विज्ञापन जरूर देखें, ऐसा नहीं है, उससे बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है। और जानकारी की बात आई है तो आज हम सखी विशेष में किसकी बात करेंगे ये जानकारी दे दें। जी हाँ, लोक गायिका दिवाली बेन भील की हम बात करेंगे, और जिनका जन्म 2 जून 1943 को गुजरात के अमरेली जिले के दलखाठिया गांव में हुआ था। और गुजरात की प्रतिष्ठित लोक गायिका थी, लोकगीत, गरबा, गुजराती फिल्मों की भी जानी मानी गायिका रही है, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, लोकगीत और भजन गायकी में भी दिवाली बेन एक जानी मानी गायिका रही। और इनके पिता पुंज भाई 1952 में अपना परिवार लेकर जूनागढ़ आ गए। फिर विवाह हुआ। विवाह के बाद दिवाली बेन का जीवन जो है वो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, और एक समय ऐसा भी आया जब वो अकेली पड़ गई। इस बीच आजीविका के लिए दवाखाने में भी उन्होंने काम किया, बाल मंदिर में भोजन भी बनाने का काम किया। फिर उन्हें बचपन से ही भजन और जो प्रादेशिक लोक अंचल के जो लोकगीत होते हैं वो गाना बहुत अच्छा लगता था, और अपने सुर ताल को साध कर जब वो गरबा गाती थी तो नवरात्रि का जो पावन पर्व होता है उस अवसर पर धूम मच जाती थी जी। और जूनागढ़ के जो वडझारी चौक में भी इस तरह का जो आयोजन था वो हुआ, तो समा बंध जाता था जी। एक बार नवरात्रि के पर्व पर भी आकाशवाणी में भी जो है वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए वो पहुंची, और लोगों ने उन्हें सुना भी, गीतों को उनके रिकॉर्ड भी किया गया। और फिर इस प्रकार से जो उनके लोकगीतों की जो रिकॉर्डिंग थी वो उसकी एक चर्चा बनी, और 15 साल की थी जब उनका पहला स्टेज प्रोग्राम हुआ, और 5 रुपए बुआ जी हाँ, तो भाई बहुत पुरानी बात है ना। जी 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 पारिश्रमिक के रूप में उन्हें दिया गया, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिल्कुल, और पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने जो सफलता हासिल की, इसीलिए हमारे साथी भी याद कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि आज के विषयों में एक विषय दिवाली बेन भील से जुड़ा है। जानकर खुशी हुई, हमें गर्व हुआ, क्योंकि बचपन से उनके गाए हुए गुजराती भजन, गुजराती फिल्मी गीत सुनते हुए बड़े हुए हैं। दिवाली बेन पूजा भाई भील, जिनका जन्म साल 1983 2 जून गुजरात के छोटे से गांव दलखानिया, इन्होंने लिखा है, तहसील धारी, जिला अमरेली में हुआ था। गुजराती लोकगीत भजन गायिका में उनका योगदान रहा, आज भी उतने ही कर्णप्रिय लोकप्रिय हैं उनके गीत। तो कुछ गुजराती फिल्मों में भी उन्होंने गीत और भजन गाए। साल 1971 में आई गुजराती फिल्म जैसल तोरल में उनका गाया हुआ भजन पाप तारू प्रकाश जाडेजा धर्म तारो संभाल रे आज भी लोक जिह्वा पर है। तो इन्होंने बातें साझा की हैं, और ये भी बता दिया है जो हम बताने भी जा रहे थे अभी, कि 1990 में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था जी। और दिवाली बेन के गायक जो हैं, भजन हो, चाहे लोकगीत हो, चाहे गरबा गीत हो, और जैसा कि इन्होंने लिखा है कि जो फिल्मों में इन्होंने गीत गाए वो भी बहुत लोकप्रिय हुए जी। और एक तरह से देखा जाए ना बुआ जी, तो उन्होंने बड़ी कम उम्र में जो ये सारे जो थे वो कोशिशें की, और अकेलेपन से एक बाहर निकलना, फिर मेहनत करते
रहना, तो उसमें भी कामयाबी हासिल करना ये एक बड़ी बात थी। बिल्कुल। देश विदेश में अमेरिका, लंदन, फ्रांस तक उन्होंने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मंच प्रस्तुति में उन्होंने सबसे ज्यादा गीत प्राण ताल व्यास के साथ गाए और गायकी की हर विधा में पूर्णतः पारंगत होने के बाद एक प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचने के साथ साथ उन्होंने मंच प्रस्तुति और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखा और इसीलिए वो पारंपरिक वेशभूषा में ही हमेशा नजर आई। अच्छा लगता है जब लोग गायिकाएं इस तरह से आती हैं तो वाकई लगता है कि अभी भी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। हाँ। कुछ ऐसा ही इन्होंने भी किया और भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब उनमें इसीलिए झलकता था। हाँ, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बहुत बड़ी बात है। जी जी। और 19 मई 2016 में इस फानी दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा और वर्ष 1990 में जैसा कि आपने बताया भारत सरकार ने पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। और भी बहुत छोटे छोटे सम्मान मिले थे लेकिन हाँ। पद्मश्री की भाई मिलना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। तो कला को इस तरह से निखारा और जन जन तक पहुंचाया। एक तरह से कहते ना बुआ जी की हाँ। जैसे अब गुजरात का है या भारत तो अलग अलग तरह की संस्कृति है, तो अपने यहाँ के अपने अंचल की जो परंपरा थी, जो लोक गायकी थी, उसको इन्होंने देश विदेश में पहुंचाया, तो बड़ी बात थी। और बिल्कुल। अब एक गीत सुन लें। हाँ बिल्कुल, गीत की इतनी बात हो रही है तो गीत तो बनता है। हाँ। मेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, कैसी ज़मीं फिर मेरा कदम आकाश पर मिले। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, फिर ये दुनिया चाहे न मुझे सारी उम्र मिले। नजरों में तुम हो, सपनों में तुम हो, मन में फूल से खिले। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले, फिर ये दुनिया चाहे न मुझे सारी उम्र मिले। चल कहीं चले के बाहर का ये कहना है कहना, रंग रंग से अब संग संग रहना है रहना। गली गली बहके रुत रुत महके महके आज मिलके गले। तेरे दिल में जरा सी।
लेकिन जगह तो जो दिवाली बहन को मिली वो बहुत बहुत सारी मिली, और हर एक के दिल में कह सकते हैं ना बुआ जी कि इतने साल बीत गए, इतना समय बीत गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो एक दिल में जगह बनी है उनके गीतों की, उनके लोकगीत की, वो बहुत ही अलग है। जी हाँ, गीत की मिठास तो होती ही ऐसे है, और उसमें भी जब इस तरीके के गायक हों, गायिका हों, तब तो क्या बात है। हाँ हाँ जी जी। और जो आजकल हम विज्ञापन की बात कर रहे थे बुआ जी, तो विज्ञापन जो है वो कह सकते हैं ना एक तरह से कि भरे पड़े हैं, तो भरे तो रहेंगे ही ना, क्योंकि अभी हालांकि देखो अब शिकायत लोग करते हैं कि एक दो बार विज्ञापन तो ठीक, लेकिन बार बार किसी चीजों का अधिक विज्ञापन उबाऊ सा लगता है। ये ग्राहकों को कभी कभी ज्यादा लुभाने के चक्कर में हद से ज्यादा कर देते हैं। हमारे समय में एक दो ही विज्ञापन आते थे, जिसमें वॉशिंग पाउडर का इन्होंने लिखा है कि बहुत फेमस हुआ था। तो बात तो ठीक है, लेकिन बार बार करने से क्या होता है ना कि आपके मस्तिष्क में वो बिल्कुल जगह बना लेती है, और आप चाहते हुए भी उसको भूल नहीं पाते, और इसी मतलब मनोविज्ञान के साथ वो काम करते हैं विज्ञापन बनाने वाले भी, और जो व्यापारी गण हैं वो भी इसका मतलब कोशिश करते हैं कि आपके मन को समझें, आपके मन को पढ़ना चाहते हैं, और किस तरह से आप उसमें फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, इस बात का जुगाड़ वो करते रहते हैं। है ना? तो फिर ये समझने वाली बात है कि भाई किसमें फंसना है और किसमें नहीं फंसना है, क्योंकि जो विज्ञापन होते हैं वो खरीदारी तो हम लोग कर लेते हैं वो जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो चीजें जब घर पे आ जाती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अरे सोचा तो कुछ और था, और ये जो है वो उतना ज्यादा दिल को कह सकते हैं कि संतुष्टि नहीं देता है। बिल्कुल। तो मन भी नहीं होता, अब ये समझ में नहीं आता कि भाई आ गया है तो फिर अब इसका किया क्या जाए। देखो समझ में अगर आ भी जाता है कि अगर इसको वापस करना है, तो कभी कभी ये स्थिति रहती है कि तो जिसको कहते हैं ना निगलते चैन ना उगलते चैन, वो गले में फांस की तरह फंस जाता है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने ऑनलाइन लिया है या किसी ऐसे दुकानदार से लिया है कि जो बिल्कुल वापस नहीं करता, या कहीं से कुछ बदल में कुछ और चीज नहीं देता है, तब तो बिल्कुल निगलने उगलने वाली स्थिति रहती है कि नहीं? हाँ, तो बहुत समझदारी की जरूरत है जी। तो देखने में तो बड़ा ही सुहावना लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। आजकल जाड़े का मौसम है, तो चाहे क्रीम वगैरह की बात कर लें, और चाहे फिर जो एक से एक देखिए जो गर्म ऊनी कपड़े होते हैं बुआ जी, उनकी भी बहुत जो है भरमार हुआ करती है जी। लेकिन जो भी हमें खरीदना है उसकी जो खूबसूरती होती है, जिसमें हम बुरी तरह से बिल्कुल फंस जाते हैं कि भाई देखने में सुंदर लग रहा है तो चलो इसको खरीद लिया जाए। लेकिन अगर ठंड के हिसाब से देख रहे हैं, लिहाज से देख रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से आप देखें कि ये अगर क्रीम है या कोई भी है तो आपकी त्वचा के लिए कितना असर करती है, कितना नहीं असर करती है। अब जाड़े के मौसम में तो कुछ ऐसा होता है कि खूबसूरती चाहे हम विज्ञापन में देखें और चाहे हम प्रकृति में देखें, तो हर जगह होती है। तो अलग अलग चीजों का विज्ञापन होता है, जिसमें जो अच्छा ये एक बात और भी है बुआ जी कि खाने पीने की चीजें भी होती हैं, बिल्कुल, उसमें भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना कि बड़ा ये होता है, मनमोह लेता है। तो कुछ तो मनमोह लेता है, कुछ उसमें ऐसी बहुत तकनीकी वाली चीजें डाल देते हैं, कुछ भी जैसे कि अब साबुन आदि में कुछ अजीब सा VSF या कुछ ऐसे डाल देंगे नाम, जो आपको लगेगा कि कुछ खास है ये केमिकल, जो कि कपड़ों को अच्छा रखेगा या त्वचा को अच्छा रखेगा, लेकिन आप अगर पता करेंगे तो उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं होगा, है ना जी। तो इस पर और भी बात करेंगे जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
तो क्या मतलब है, विज्ञापन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखो आएगा तो है, हम बच नहीं सकते। वैसे ही हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि भाई आज के ज़माने में आप विज्ञापन की बात कर रहे हैं और हम विज्ञापन से ही बच रहे हैं। अरे भाई साहब, तमाम सेलिब्रिटी बेकार हो जाएंगे और विज्ञापन से ही सजा बाजार जो है धराशायी हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकने कम हो जाएंगे, फलस्वरूप आर्थिक नियोजन में कमी आएगी। ऐसे में संप्रति परिवेश में विज्ञापन तो होगा लेकिन उसके मुंह से बचना हमारी जिम्मेदारी है। अक्सर प्रोडक्ट अपने दावे इन विज्ञापनों के माध्यम से हमारे बीच रखते हैं। दावे रखना और उन पर खरा उतरना दोनों ही दो बातें हैं। ऐसे में उसके खरेपन की जानकारी वस्तुतः प्रयोगकर्ता के ही द्वारा किया जाना चाहिए। अच्छा है तो यही कि विज्ञापन से जहां तक हो सके बचा जाए, किंतु यदि सचेष्टता है फिर उसके दावे को परख लेने में कोई बुराई नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। तो इस पे अगर अच्छा रहे बुआ जी तो यही बात तो हम भी कह रहे हैं ना। देखो ये तो वर्ड फेमस है ना कि भाई हमें विज्ञापन दाताओं को हम विज्ञापन देने से बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, वो तो देंगे। अगर हम कहें कि ये चीजें मत बेचिए, वो मत बेचिए, ये अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमें बचना है, हम उसके मुंह से कैसे बचें, जी है ना। बिल्कुल। और कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो ऑफर में आती हैं, जैसे आजकल का समय है तो जैसे कोई एक चीज है तो उसके साथ फ्री वाले भी ऑफर आते हैं कि भाई ये नहीं तो इसके साथ, तो उसका देखो हमें तो फायदा ही मिलता है ना। हाँ, लेकिन वो भी मतलब उसकी जो गुणवत्ता होती है बुआ जी, उसको भी देख लें। ऐसा कई बार होता है कि एक के साथ एक चीजें मिलेंगी या फिर कुछ जो एक कैशबैक टाइप के जो ऑफर होते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो जो इस्तेमाल कर चुके हैं, जो चीजें हम इस्तेमाल कर चुके हैं, बेहतर है कि उन्हीं पर अगर जाया जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अब देखिए वो क्या कहते हैं ना, एक होड़ सी लग गई है नहीं कि पहले तो ये, जैसा कि हमारे एक श्रोता ने लिखा भी था कि पहले कुछ एक ही आते थे, लेकिन अब इस समय जो है वो बहुत सारे विज्ञापन आने लगे हैं। तो इसमें यह है कि समझने की जरूरत है कि क्या हम लें, क्या हमारे लिए, अगर त्वचा से खूबसूरती को निखारने के लिए कोई चीज लेते हैं तो उनमें कितना सूट करता है, हमारी त्वचा को अच्छा है नहीं है, तो वो भी देखने की जरूरत है। और कोई अगर ऐसा प्रोडक्ट आता भी है बुआ जी, तो मुझे लगता है पहले थोड़ा सा हाथ के ऊपर लगाकर देख लेना। लेकिन भाई खरीदना तो पड़ेगा ना। हाँ, खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि उसके मोह जाल से तो बचना नहीं है। तो वो तो बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने और भी लिखा है कि जो किसी वस्तु को मार्केट में लाने के लिए बड़े बड़े कलाकारों से विज्ञापन कराकर उसकी गुणवत्ता को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि हम सब जनता जो है वो उसके जाल में फंस जाते हैं। इसलिए आप जो सामान सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ही करें। और ये इस तरह के लिखते हैं कि झंझटों से बचें, जबकि समझदारी की भी जरूरत है। और बचने वाली जहां तक बात है बुआ जी, तो वो तो बड़ा मुश्किल है। देखो भाई ऐसा है ना कि जैसे तुमने कहा कि जो चीज हम खरीद चुके हैं, प्रयोग में ला चुके हैं, वही लें, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे नए उत्पाद आते हैं, उनकी हमें जरूरत पड़ती है। उम्र के हिसाब से या समय के हिसाब से हो सकता है जो वस्तु हमने अभी तक जिसका प्रयोग ही नहीं किया लेकिन अब हमें उसकी जरूरत पड़ रही है, तो लेना तो पड़ेगा। लेकिन आप है कि पहले तो कंपनी देख लें कि कोई विश्वसनीय कंपनी है कि नहीं, उसका क्या इतिहास रहा है ना, और उसको बनाने वाला कौन है, ये सारी चीजें बहुत, उसका रसूख क्या है, यानी कि उसकी गुणवत्ता उसकी भी होती है ना एक, कि हाँ इनकी हर चीज अच्छी होती है। तो अगर ये नया कुछ उत्पाद लाए हैं तो जाहिर है ये अपने नाम पे बट्टा नहीं लगने देंगे, अच्छा ही होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि विज्ञापन बनाने वाली कंपनियां बहुत चतुर सुजान है, वे दिल पर नहीं मस्तिष्क पर भी हावी रहते हैं। जब आप दिल की नहीं सुनेंगे, दिमाग उनकी बातों को सुन लेगा। हर विज्ञापन गलत ही नहीं होता, पर इसके मुंह से कोई बच नहीं पा रहा है। यह हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी व्यापारी अपना घाटा सहकर कोई सामान नहीं बेचेगा और कोई चीज 100% सही नहीं होता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जितना हमने पैसा दिया है वो चीज उतनी तो हमें मिले कम से कम, है ना, वो न्यूनतम वो तो मिले। चलिए हमें ज्यादा उससे ना मिले, कभी कभी समय के हिसाब से हमें लाभ भी मिलता है, ऐसा नहीं है। हर समय घाटे का सौदा नहीं होता है। कभी कभी जैसे एक पर एक फ्री रहता है, तो वो चीजें जिनको कि कम समय में प्रयोग में लेना है वो खरीद सकते हैं। लेकिन अभी जैसे सिल्क के कपड़े की बात है, सिल्क ऐसा कपड़ा है या रंग काले रंग का है, तो अगर आप ज्यादा दिन रखा हुआ है तो वो अपने आप फटने लगेगा। तो अब आप देखेंगे कि अगर एक पर एक फ्री है, तो अगर आपने ऐसे कपड़े खरीदे जो रखने पर खराब हो जाते हैं, तो जाहिर है कि उनकी उम्र लंबी नहीं होगी। वो आप लेंगे और 2-4 महीने में ही वो खत्म हो जाएगा। तो और महंगा होगा, सिल्क है तो कुछ इसी तरीके की चीजें हैं, देख लें आप। अब जैसे एक पर एक फ्री की बात आई, तो कपड़ा की अगर हम बात करें तो तह लगा हुआ है, तो उसकी जहां तह लगी होती है वहां से कटने लगता है जल्दी। तो वो चीजें देख कर आप
समझ सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है ना बुआ जी कि मतलब जब हम लोग देखते हैं तो फिर ये लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल अलग सा है, लेकिन जब उसको मंगा लिया जाए तो फिर वो अलग सा निकलता है। तो ये भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर ये परेशानी हो जाती है कि भाई अब इन चीजों का क्या किया जाए। बिल्कुल सही बात है। तो एक बात और है कि जैसे हम लेने गए कोई चीज, अब एक दो चीज देखी और बहुत सारे जब उसमें विज्ञापन देखा हुआ है हमने अपने, तो वो देखने गए, वो नहीं मिला तो दूसरा देखने लगे, फिर दुकानदार ने कुछ एक तरीके से जो वो सामने कहते हैं वो भी विज्ञापन ही कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल। तो फिर हम उसके जाल में फंस जाते हैं और जो हमने निश्चित किया है, जो नियत किया है, उससे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो ऐसे में तो कोशिश ये भी करें कि जब बाजार जाएं तो कम से कम 2 लोग साथ में हों, ताकि अगर एक थक जाए तो दूसरा उसको सचेत करे, नहीं नहीं भाई ये नहीं लेना था तुमको, है ना, इस चक्कर में मत आओ, है ना। तो कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल रखेंगे। जब खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा निश्चिंत होकर आराम से बैठकर इत्मीनान से करें। अगर घर में कर रहे हैं और बाजार भी करने गए हैं तो एक दिन में ज्यादा सब सामान न खरीदें, ताकि ये जो आपका दिमाग, जैसे हमारी साथी ने लिखा है ना कि वो दिमाग पर काबू करते हैं, हावी हो जाते हैं। तो आप जब जैसे बीच बीच में कुछ खाते पीते रहेंगे, यानी ऊर्जा लेते रहेंगे और उसको बचा कर रखेंगे, तब आपका दिमाग ठीक से काम करेगा। तो हम एक गीत सुनते हैं, इस पर और आगे बाद में बात करें। जी जी बिल्कुल। कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। जब चले हम राह उल्टी प्यार दुनिया ने किया, जब चले हम राह उल्टी प्यार दुनिया ने किया। राह सीधी जब मिली तो सबने ठुकरा दिया, सबने ठुकरा दिया। मैं दिल अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। ना किसी को चाह मेरी, ना किसी को इंतजार, ना किसी को चाह मेरी, ना किसी को इंतजार। इसलिए फिर मुड़ के पीछे देखना बार बार, देखना बार बार। है दिल अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा। बुआ जी, हाँ, जो केश तेल वाले विज्ञापन आते हैं, अच्छा, बड़े गजब के। घने लंबे काले बाल, चमकते लहराते सिल्की बाल, क्या बात है। हाँ, फिर बहुत अच्छी बात तुमने याद दिलाया। उसकी जाल में सब फंस जाते हैं। अरे तो बाल ही ऐसे होते हैं ना, तो जो जुल्फे तो ऐसी ही होती हैं, हाँ, कि उनके पेचो खम में हर आदमी लिपट जाता है। तो बात बिल्कुल सही है। ये चीज जो है सबसे ज्यादा इंसान की कमजोरी है। ये सब चाहते हैं कि बाल अच्छा हो, क्योंकि चेहरा सुंदर हाँ दिखे, और
साबुन आदि का तो चलो फिर भी पता रहता है, लेकिन ये जो बालों के चक्कर में तो वाकई, क्योंकि ये बहुत धोखा देते हैं ना, बाल जल्दी निकल जाते हैं सबके। वैसे इसके चक्कर में कई सारा बदल भी जाता है। हाँ जी, कि मतलब ये ले लें, नित्य नए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शैम्पू जो आते हैं लिखते हैं कि बाल नहीं झड़ता, उससे सबसे ज्यादा बाल झड़ता है। और उसके बाद ये होता नहीं, ये ठीक नहीं है, अब नया मार्केट में आ गया, ये बिल्कुल अच्छा होगा, इससे तो बिल्कुल नहीं झड़ेगा। तो वैसे इस मामले में कहीं ना कहीं तो हमें लगता है कि एक दूसरे से बातचीत भी कर लेना चाहिए कि ये जो आया है ये बहुत अच्छा है, इसका ये वाला जो है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये इस्तेमाल करो। और फिर भी हो सकता है कि आपको वो सूट ना करे। बालों की बात हो, चाहे त्वचा की बात हो, या तेल खाने पीने की भी बात हो, तो आप बात कर लें आपस में कि भाई सरसों का तेल किसकी कंपनी का सबसे अच्छा है। तो भाई उन्होंने बताया कि नहीं अभी हमें ये कंपनी नहीं खुली है, इसका हमने मंगवाया है, अच्छा था। तो पहली बात तो ये भी देख लें कि आपकी पसंद उनसे मिलती है कि नहीं मिलती है ना। हमें पता लगा वो तीर घाट आप मीर घाट, तो नहीं चलेगा, तो नहीं होगा। बिल्कुल भी। तो ये सारी चीजें जो है, विज्ञापन से एक बात तो है कि हम लोग एक सिरे से नकारते हैं कि अरे विज्ञापन बेकार है, बड़ा परेशान करते हैं, है ना। कपड़ों का और गहनों का भी जंजाल ऐसे ही होता है, देखते हैं तो फिर लगता है कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि भाई वो चीज जो है वो सामने पहनी गई है तो फिर वो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये अपने ऊपर भी अच्छी लगेगी कि नहीं, क्या बात है। तो वो तो जरूर देख लेना चाहिए। बिल्कुल, कभी कभी जो मॉडल के जो उन्होंने रखा हुआ है लुभाने के लिए हमें, वो वाकई लुभाती हैं। और फिर देखना चाहिए कि हम कितने मोटे पतले हैं, हमारे शरीर पर कैसा लगेगा, इस तरीके का डिजाइन कैसा लगेगा, इस तरीके का प्रिंट कैसा लगेगा। अच्छा, विज्ञापन से बचने के लिए हमारे एक साथी ने बड़ा अच्छा लिखा, भाई मैं जब टीवी पर फिल्म, क्रिकेट, न्यूज, नाटक देखता हूँ, बीच बीच में विज्ञापन आते हैं तो मैं टीवी की आवाज को म्यूट कर देता है। इस प्रकार में रिपीट विज्ञापन देखता हूँ, सिर्फ सुनता नहीं हूँ। तो क्या बात है, मतलब देख लेते हैं, सुनते नहीं है, तो कान में नहीं जाता, तो प्रभावित नहीं होते हैं। तो बुआ जी वो एक तरह का अंतराल भी तो देता है कि इतनी देर में आप जाके पानी पी के आ सकते हैं ना। अरे उन्हें देखना रहता है, क्यों जाएंगे, जानकारी भी तो चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो फिर बार बार आने लगे तो जा सकते हैं, तो एक तरह से वो थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है। अच्छा, ऑनलाइन खरीदारी की जो बात है, इसमें कई बार होता है बम्पर सेल के ऑफर होते हैं, है ना, कि मतलब एक सेल होती है, एक होती है बम्पर सेल जी। तो उसमें बिल्कुल बम्पर तरीके से जो बेवकूफ बनते हैं ऐसा। तो उसमें तो सबसे ज्यादा मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि ये ऑफर जो होते हैं, ये इनके चक्कर में जो चीजें होती हैं वो कितनी असरदार हैं, इन पे हम नहीं ध्यान देते। बल्कि हम सेल के चक्कर में और ऑफर के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के चक्कर में जो है वो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है। लेकिन थोड़ा आप अपना, वही हमने जो कहा ना कि आप जैसे बाजार करने जाएं तो थोड़ा सजग रहिए, साथ में किसी को लेके जाएं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको सजग रहना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि अभी नींद आ रही है और हम चले गए बाजार, बस हो गया धोखा। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। हमने जैसे कहा ना कि जो चीजें रखने पर खराब होती हैं उनको सेल में कतई ना खरीदें, क्योंकि जो सेल आती है, विज्ञापनदाता जो देते हैं, जो ऑफर्स देते हैं, वो अपने स्टॉक को खाली करने के लिए, यानी जो उनको अपना जगह है जो है नए माल भरने हैं तो पुराने माल निकालने हैं, इसलिए वो ये सब काम करते हैं, तभी थोड़ी छूट देते हैं जी, है ना। फिर घर में हम लोग भर लेते हैं, समझ में नहीं आता है कि उसका करा तो हम तो क्या फिर सेल नहीं लगा पाते ना, हम तो विज्ञापन देते नहीं हैं। हाँ बुआ जी, तो ये सब चीजों का ख्याल रखिए। बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजी हैं, हम उन पर बात करेंगे। एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं जी।
बुआ जी अंतराल पूरा हो चुका है। हो चुका? हाँ। और देखिए तो जो गर्मी का मौसम भी पूरा हो चुका है, वो भी कह रहे हैं टाटा बाय बाय। हाँ, हम दे रहे हैं अपनी ये बेटन जो है वो रिले रेस वाली सर्दी के मौसम को दे रहे हैं। हाँ, तो वो जो है वो अब आगे बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ रही है। हाँ, और उसके साथ हम सभी को ध्यान देना है कि भाई कितनी रफ्तार चाहिए चलने के लिए। जी हाँ, रफ्तार के साथ साथ इस समय तो इस बात का ख्याल रखें कि भाई किसी समय गुलाबी ठंड है, किसी समय एकदम से गर्मी हो गई, किसी समय थोड़ी ज्यादा ठंड है। तो अब घर से निकल रहे हैं, अचानक से धूप है, लेकिन ये भूल गए कि रात को 10 बजे वापस आना है, तो ठंड हो जाएगा। हाँ, ठंड लगेगी तब क्या करेंगे? हाँ, तो फिर जिसके घर से आप लौटेंगे क्या वो देगा सर आपको स्वेटर वगैरह? हाँ, तो कई बार देना पड़ता है। लेकिन अभी आप मान लो केवल गार्डन में घूमने गए हैं, तब कौन देगा? पत्ते तो लपेट कर आप आएंगे नहीं। तो भाई इस बात का ख्याल रखिए। जैसे सुबह निकल रहे हैं तो साथ में स्वेटर लेकर निकलिए या थोड़ा सा मोटा ऐसा कपड़ा पहन कर निकलिए। ये मत सोचिए कि अरे दिन में कौन ढोएगा इसको, अभी कहाँ रखेंगे, है ना? होता भी यही है ना बुआ जी कि जब जाते हैं तो उस समय तो थोड़ा हल्का कोहरा भी रहेगा, थोड़ी ठंड रहेगी, थोड़ा मौसम में ठंडक रहेगी, लेकिन जब सैर पूरी हो जाएगी या फिर जब एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तो लौटते समय अच्छी खासी धूप हो जाती है, तो फिर वो बोझल सा होने लगता है। बोझल सा होने लगता है, या हम किसी के घर गए हैं तो वो हम छोड़ कर भी आ जाते हैं, है ना? तो ऐसे में दोनों तरह से आप सजग रहें, यानी कि साथ में लेकर जाने के लिए भी और कहीं गए हैं तो वापस लेकर आने के लिए भी ध्यान रखें। जी, तो कहीं गर्मी, कहीं बादल, कहीं बूंदाबांदी, बस यही चल रही है और इसमें जो है बहुत सतर्क रहने की भी जरूरत है। और जो घरों में इस समय जो शुरुआत हो चुकी है बुआ जी कि बस कपड़ों को उलट पलट के देखना है। भाई कई बार तो ऐसा भी है कि जो पुराने वाले ऊन बच गए हैं ना, तो उनको भी देखना शुरू हो गया। क्या बुनाई शुरू करना है? हाँ, तो थोड़ा समय लगेगा ना बुनने में, 15-20 दिन का तो समय जाएगा। तो क्या पिछली बार पूरा क्यों नहीं किया था? तो वो पूरा करने के बाद ही तो बुआ जी बचे थे। हाँ, अलग अलग जो बचे वाले के भी बना लेना चाहिए था, छोटे छोटे। फिर भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ये जो बचे हुए ऊन है उनका प्रयोग शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे मोजे बना सकते हैं। अड़ोस पड़ोस में किसी को देना है उपहार के तौर पर, जहाँ बच्चा हुआ है, नवजात है, उनको दे दीजिए। लेकिन जो है कपड़ों को उलट पुलट कर ठीक कर लीजिए, धूप दिखा लीजिए। कहीं अगर आपको आदत है कि ड्राई क्लीनिंग के लिए देना है तो उसे दे दीजिए, है ना? हमारे साथी लिख रहे हैं कि इधर 4-5 दिन से रात में ज्यादा ओस गिरने से ठंडक ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। रात में हल्की स्पीड में पंखा चलाकर और ऊपर से एक चादर ओढ़ने से ठंड का असर कुछ कम महसूस किया जाता है। सुबह में फुल टी शर्ट और ऊपर से वेंटिलेटर में ही मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूं, क्योंकि रात में ओस गिरने के कारण वातावरण में धुंध सी दिखने लगी, जिसके चलते ठंड का असर महसूस होने लगा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो सेहत से जो है वो बिल्कुल भी खिलवाड़ न किया जाए और हल्की ठंड को भारी में ही समझा जाए। हाँ, यानी कि अच्छे से उसका स्वागत करिए और उसके साथ जिए। एक बात और है कि बहुत सारे स्थानों पर खास तरीके का बुखार चल रहा है जो बहुत तकलीफ दे रहा है, तो इसलिए सजग रहना और भी जरूरी है ना? तो इसके लिए जो है हमारे साथियों ने भी बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी हैं। हाँ जी, एक हमारे और साथी लिखते हैं कि जाड़े के मौसम में जो है सुबह शाम जो है वो ठंड तो पड़ी रही है, और कुछ इन्होंने ऐसा लिखा है कि बच्चों पर इसका जल्दी असर होता है। तो बेटी 3.5 वर्षीय बेटे को 3 दिन से जुकाम, खांसी, बुखार दवा दिला रहे हैं। बदलते मौसम को भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया और त्वचा और बालों में रूखापन, जाड़ों में सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में हाँ, तो ये सिर दर्द वगैरह ये समस्या हो जाती है। और बचाव हेतु मौसमी फल और सब्जियां खाएं, ठंडी चीजें खाने से बचें और फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पिएं, ताज़ा भोजन खाएं, हल्के गर्म कपड़े पहनें। तो यानी पूरी सतर्कता बरतनी है, पूरा ध्यान देना है। क्योंकि मौसम की दस्तक होती है तो गुलाबी ठंड से होती है, लेकिन जिन्हें एलर्जी होती है उन्हें बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में सुबह की सैर से जुकाम, खांसी, अस्थमा होने का डर बना रहता है। थोड़ी धूप निकलने पर तभी बाहर निकले। उम्र दराज लोगों को तो बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि शरीर में जोड़ों का दर्द होता है, गिरने का डर हमेशा बना रहता है। गर्म चीजें उपयोग में लाएं, ठंडा नहीं पिएं, खाएं, गर्म सूप, चाय, कॉफी या काढ़ा पिएं। तो ये भी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। तो मैं अचानक सोचने लगी बुआ जी क्या फटाफट पढ़ने लगी। ऐसा नहीं है। नहीं। और देखिए इसी में तो क्या होता है कि लापरवाही हो जाती है बुआ जी, फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर ये होता है कि भाई अब डॉक्टर के पास जाइए, और अगर कुछ इस तरह की तकलीफ हो भी गई है तो बिल्कुल भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मौसम ऐसा है, मौसम बदल रहा है तो सेहत पर असर पड़ता ही पड़ता है। और जो सब्जियां वगैरह की जो बात थी, तो बहुत सारे अब आने शुरू हो गए
हैं, अच्छे अच्छे फल हैं, सब्जी हैं, तो ये काफ़ी गुणकारी होती हैं। वैसे ठंडी के मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका सेवन ज़रूर करें। और आते जाते समय जो है, जैसे रात में कहीं काम पर से लौटना है तो हल्के स्वेटर ले या हल्के शॉल वगैरह ले सकते हैं। और कुछ खाद्य पदार्थ जो हैं, जैसे बाजरे की रोटी हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। अधिकतर लोग सर्दी में बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हैं। शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। साथ ही इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन बी भी पाए जाते हैं। आप अपने घर के बच्चों, बड़ों सभी को बाजरे की रोटी खिला सकते हैं। इससे आप सर्दी में फिट रहेंगे। और अदरक की तासीर गर्म होती है, साथ ही पाचन क्रिया को भी सही रखता है। इससे सर्दियों में आपको अदरक का सेवन जरूर करना चाहिए। आप अदरक की चाय, पानी या काढ़ा आदि भी ले सकते हैं। सर्दी जुकाम होने पर अदरक का रस भी पी सकते हैं। जी जी, और गुड़ का भी प्रयोग करना अच्छा रहता है ठंडी के समय। हाँ बिल्कुल, गुड़ का प्रयोग करें। जैसे अब चीनी वगैरह की चाय है तो उसके साथ चीनी को न डालकर बल्कि गुड़ डाल दिया जाए तो वो गर्माहट भी देगा अंदर से, और स्वाद में जो सोंधापन रहता है वो भी अच्छा वो तो बहुत रहता है। तो इस तरह से जो है थोड़ा खान पान में भी बदलाव किया जा सकता है। सर्दी के मौसम में जब कभी तबीयत खराब लगे, बुखार हो, तो मेरी पत्नी मुझे गर्म पानी में तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, शहद, दालचीनी पाउडर को उबालकर इसका काढ़ा पिलाती हैं। ये उपाय सभी को करना चाहिए सर्दी में, जब सर्दी जुकाम बुखार हो तो ये तो बहुत असरदार है बुआ जी। और पत्नी पिलाए तो उसका जो है ना असर दुगना हो जाता है। जी जी जी, इतनी धीरे से क्यों बोल रही है? तुमको थोड़ी बनाना है अभी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और देखिए मच्छरों का भी बड़ा आतंक है बुआ जी, क्योंकि देखिए बारिश अभी गई है जी, तो अब पनपना जो है धीरे धीरे शुरू हुआ है। अब जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी तो फिर गायब हो जाएंगे जी, लेकिन इस समय वो पनप रहे हैं। तो वो भी तो अपने ऊनी कपड़े निकाल रख रहे हैं ना, तो इसलिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, वो भी काम में लगे हुए हैं। जी जी, तो मच्छरदानी वगैरह का उपयोग करें और मोजे थोड़ा पहनना बहुत अच्छा रहता है। और कूलर वगैरह का पानी वगैरह जो अभी इस वक्त है तो उसे बिल्कुल खाली करें, सुखा दें और फेंक दें। और जो कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े अगर झाड़ वगैरह हो गए हैं तो उसको अच्छे से कटाई छटाई कर लें, जैसे कि जो सूरज की धूप है वो अच्छी तरह से पहुंच सके। और वहाँ जो मच्छर एक तरह से कहते हैं ना बुआ जी की पनपने लगते हैं धीरे धीरे, तो वैसा ना हो पाए। वैसे ही गमलों के नीचे जो प्लेट हम रखते हैं उसमें भी पानी रह जाता है, उससे मच्छर हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये मौसम जो ऐसा है, बदलता हुआ मौसम है, तो बचना बहुत जरूरी है। और मच्छर आदि तो वैसे भी रहते हैं, लेकिन इस समय बाकी चीजों का तो आतंक है ही, यानी कि बीमारी की संभावना बढ़ी हुई है। तो जहां तक बच सकते हैं वहां तक बचें। बाकी तो फिर जब है तो फिर तो हमारे पास चिकित्सक हैं, चले जाएंगे। जी।
बड़ी भोली हो ये भी ना जाना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना, बड़ी भोली हो। मेरे पास आओ छोड़ो शर्माना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। देखो भाई, मौसम भी कुछ अपने ही हैं, इनको भी बेगाना नहीं समझना चाहिए और जो भी मौसम आया उसका स्वागत करना चाहिए, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस समय तो खाने पीने का मजा है। हाँ, और ये मौसम होता भी बड़ा अच्छा है बुआ जी। हाँ, वैसे भी देखा जाए तो कैसे भी कौन सा वाला चश्मा लगाकर यानी कि खाने पीने की खूब चीजें मिलती हैं, ताजी ताजी चीजें जल्दी खराब नहीं होती हैं, व्यायाम आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि पसीने आदि नहीं होते हैं। तो इस मौसम में जो जाड़े के मौसम ने दस्तक दी है उसका हम खैर मकदम करें और उसके मजे लें। तो क्या बनाए अच्छा लगता है सुबह, है ना? हाँ बिल्कुल, खम्बात की खस मिठाई बुआ जी। अच्छा, हमें लगा तुम बाजरे की रोटी बता दोगी। चलो नहीं, पहले मिठाई बताओ, मिठाई बताओ। पहले आप बता दें। नहीं, मिठाई बताओ तुम। अच्छा जी। तो खम्बात की खस मिठाई के लिए 50 ग्राम गोंद, 1/4 कप घी, 1/4 कप दलिया, थोड़ा बारीक उसको कर लेना है, 1 लीटर फुल क्रीम दूध, काजू बादाम कटे हुए, वो जैसा पसंद है वैसा, तो 2/3 कप या 150 ग्राम ब्राउन शुगर, आधा छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर और आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। तो मीडियम आंच रखें, यानी न धीमी न तेज, और गोंद को पहले भून ले और उसके बाद अलग से रख दें। बचे हुए घी में जो दलिया रखी हुई है उसको भून लें और सूखी सूखी भूनना है दलिया। हाँ, इसको भी थोड़ा सा जैसे मतलब हल्की भून ले, जिसमें कि थोड़ी हल्की कुरकुरी हो जाए। हाँ, हल्की सी महक आने लगे, सौंधी सौंधी सी महक आने लगे, तो उस तरह से। और उसके बाद इसे भी अलग रख ले और उसके बाद थोड़ा सा फिर बाद में पीसने के बाद में इसमें थोड़ा सा दूध डालें, गाढ़ा हो जाए तो फिर उबालें और गोंद और कटे हुए बादाम और काजू डाल दें। थोड़ा बचा हुआ जो भी है उसे रख लें गार्निश करने के लिए, और ब्राउन शुगर भी इसमें डालकर अच्छे से चलाते हुए गाढ़ा कर लें जब तक घी कढ़ाई से छूटने न लगे। गैस बंद करने के बाद आधी छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर और आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे चलाकर मिलाकर फिर किसी भी प्लेट में हल्का सा घी लगाकर उस पर इस मिक्सचर को रख दें और फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स जो हैं कटे हुए उनको रखकर दबा दें, सजा लीजिए उससे, है ना? हाँ, उसके बाद फिर उसको सेट हो जाने पर फिर 1 घंटे लगभग हवा में रख दें। उसके बाद फिर उसको काट लिया तो फिर उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। हाँ, फ्रिज में भी रख सकते हैं तो जल्दी जम जाएगी। मतलब जो हम चाहते हैं कि सेट हो जाए तो वो सेट हो जाएगी जल्दी से। हाँ। लगभग ऐसी ही ये भी है कि मिठाई जो अफलातून है, आधा कप इसमें घी चाहिए, 1 कप मावा चाहिए यानी खोया चाहिए, 1 कप दूध, 1 कप मिल्क पाउडर, आधा कप चीनी, आधा कप सूजी, काजू बादाम पिस्ता जो भी आप सजावट के लिए चाहें, आधा कप घी को पैन में गर्म कर ले पहले उसमें, फिर आधा कप सूजी डाल दीजिए और मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लें, जैसे थोड़ी थोड़ी सी गुलाबी भूरी सी होने लगे जब। और इसमें आधा कप शक्कर और 1 कप मिल्क पाउडर डाल दीजिए, इसे भी अच्छी तरह से भून लें। काजू और बादाम जो भी ड्राई फ्रूट आपने लिए है उसे थोड़ा सा बचा लीजिए गार्निशिंग के लिए। आधा कप, अब 1 कप मेवा जो
1 कप खोया आप चाहिए, यानी मावा या खोया, इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके इसी में डाल दीजिए, मतलब उसको क्रश कर करके। फिर 1 कप दूध इसमें मिला देंगे। फिर लो मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे, धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे, इसमें नीचे लग न जाए और गांठें न पड़े। फिर 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए, लगातार फिर चलाते रहिए। जमने वाली जब कंसिस्टेंसी हो जाए तब तक इसको पकाना है। और मिल्क पाउडर ना हो तो कंडेंस्ड मिल्क भी ले सकते हैं। और फिर 100 ग्राम मिल्क पाउडर की जगह 300 ग्राम चाहिए होगा कंडेंस्ड मिल्क। और घी अलग जब होने लगे, मतलब यानी कढ़ाई छोड़ने लगे, तब मिक्सचर से तो किसी भी सांचे में निकाल कर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए अगर आपको अच्छा लगे, और लगेगा ही अच्छा, इसको थोड़ा सा आप थोड़े से देशी घी में इसको भून लेंगे, काजू बादाम को काटने के बाद, तो और सोना सोना अच्छा लगेगा, इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो इसको कच्चा ना लगाएं, लेकिन किशमिश आपको वैसे ही लगानी है अगर आप लगा रहे हैं तो। जी, तो वो थोड़ा सा भून लेने से, तल लेने से खुशबू अच्छी आती है, सोनापन आता है। हाँ, सोनापन भी आ जाएगा, कुरकुरा सा भी थोड़ा हो जाएगा। और अब और कुछ बताना? हाँ बिल्कुल, बताओ। देखिए, ओट और बेसन का चिल्ला जो बनता है, जी जी, तो बनता नहीं है, बनाते हैं हम लोग। हाँ, मतलब वही बनाना है। हाँ, बनाना है। ऐसे बनता है, ऐसे बोलेंगे घोल के रख दिया, बनता है तो बनता है, बनता ही रह जाएगा। नहीं, वो बनाना है और मेहनत करनी है। तो 1 कप ओट्स को फ्लेम, मतलब हल्की फ्लेम पर इसे भून ले, फिर ठंडा करके पीस लेना है। इतना बारीक होना चाहिए बुआ जी कि आटे की तरह हो जाए। अच्छा। और इसमें 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच बारीक कटी हुई गाजर, 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और पत्ता गोभी अगर आप पसंद करते हैं तो वो, प्याज अगर पसंद करते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी सी ले लेना है, यानी कि 2-2 चम्मच। और पत्ता गोभी अगर लेना है तो 2 से 3 चम्मच भी ले सकते हैं। हाँ। हरी मिर्च अगर अच्छी लगती है तो छोटी छोटी सी पतली सी काट लें। अदरक कटी हुई, और फिर इसमें थोड़ा सा अगर टेस्ट को बदलना चाहें तो मशरूम भी डाल सकते हैं, किसी को जिसको पसंद होता है वो। और इस तरह से इसमें थोड़ा कटा हुआ धनिया, काली मिर्च का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर मतलब अंदाज से डाल दें, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल दें अगर पसंद है। मतलब तीनों तरीके का मिर्च चाहिए इन्हें, काली मिर्च, लाल मिर्च और हरी मिर्च। चिली फ्लेक्स अच्छा, तो वही तो चिली फ्लेक्स हुआ ना, तीनों तरीके की मिर्च हो गई ना, लाल मिर्च, काली मिर्च और हरी मिर्च। हाँ, तो काली मिर्च का जो होगा वो बड़ा ही नेचुरल स्वाद होगा। और थोड़ा जब उसमें चिली फ्लेक्स मिल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये, हाँ, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक वगैरह अपने हिसाब से डाल लें, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल दें। बस ओट्स के आटे को, सारी चीजों को मिलाना है और फिर अच्छे से मिक्स कर लें। और सब्जियां जो है वो ध्यान दें कि पूरी बारीक सी कटी हो। सारे जो मसाले हैं उन्हें मिला लें, मिक्स कर लें, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाकर 10 मिनट भीगने के लिए छोड़ दें। और फिर उसे अच्छे से तवे पर छोटे छोटे चिल्ले उसमें डालकर, थोड़ा सा जो भी घी आप पसंद करते हैं, तेल पसंद करते हैं, तो फिर डालकर और फिर बना लें, यानी कि तैयार हो गया ये आपका ना मिठाई, चिल्ला। तो चिल्ले में एक बात और है कि ये जो चिल्ला है, इसमें तो आपने जो भी चीजें जैसे डाली हैं, लेकिन अगर जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि ओट्स को आप चाहें तो पीसें और ना चाहे तो नहीं भी पीसेंगे तो भी चलेगा। जो उसके फ्लेक्स छोटे छोटे आते हैं ना, तो वो आप बस 15 मिनट पहले या आधी घंटे पहले उसको बेसन के साथ भिगो के रख दीजिए। तो वो बीच बीच में जब आते हैं तो वो भी क्रिस्पी से बड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि वो भुन जाते हैं ना, भुन जाते हैं दोनों तरफ से, तो उनका स्वाद थोड़ा अलग होता है। यानी कि अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा रवा जैसी दरदरी चीज कुछ बीच में आए, जैसे क्रंची सा, तो वो आप बना सकते हैं वैसे भी, बिना पीसे भी उसको, और पीस के बनाएंगे थोड़ा अलग बनेगा, है ना। और चिल्ले आदि जब भी बनाए तो कोशिश करें, अगर आपने घर में अजवाइन का पौधा लगाया है तो अजवाइन की पत्ती वैसे ही काट के ताजी ताजी डाल दीजिए, फिर देखिए उसका स्वाद, हरियाली और आ जाएगी उसमें। तो ये कुछ प्रयोग हैं जिनको कि हम कर सकते हैं घर में। अब पिन्नी बता दे, तीसी की पिन्नी या जैसे अलसी की पिन्नी कहते हैं। ठंड का नहीं तो पहले एक गीत सुनाओगी तब हम बताएंगे। अच्छा, चलिए एक गीत सुनते हैं। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन,
तो तुम मेरा दामन नहीं छोड़ोगी, अलसी की पिन्नी बताना ही पड़ेगा। हाँ, जाड़े के लिए बहुत फायदेमंद है जी। हाँ चलो ठीक है, बताते हैं। अलसी 1 कप ले लेंगे, गेहूं का आटा भी 1 कप चाहिए, शक्कर चाहिए 1 कप, या जैसा आपको कम ज़्यादा करना हो तो कर सकते हैं। घी, अखरोट, थोड़ा गोंद, बादाम, काजू, छोटी इलायची, किशमिश थोड़ी सी चाहिए, छोटी इलायची 7-8 चाहिए इसमें। अलसी को पहले भून लीजिए हल्की आंच में और सूखी कढ़ाई में, लेकिन इसमें कुछ भी पहले नहीं डालना है, घी तेल। फिर घी डालकर आटा भून लीजिए हल्का भूरा होने तक। गोंद सूखा भी कुछ लोग भूनते हैं, कुछ लोग घी डालकर भूनते हैं, आप जैसे भूनते हैं भून लीजिए। फूल जाए मध्यम आंच में अच्छी तरीके से, फिर अलसी को दरदरा पीस लें और ऐसे ही गोंद को भी दरदरा पीस लें, बल्कि इसको बेलन से भी आप ऐसे ही कुचल सकते हैं तो भी दरदरा हो जाएगा और वही ज़्यादा अच्छा लगता है। घी में पीसी हुई अलसी भी लगातार चलाते हुए बस थोड़ी देर भून लें, क्योंकि वो छोड़ देने से शायद मतलब वो हो जाए ना गुलठी, यानी जब वो हो जाता है तब आपको घी में भुनना है। फिर 1 कप शक्कर चाहिए, आधा कप पानी डालकर चाशनी बना दें, इसको घुलने दें, 1 तार की चाशनी बन जाएगी। फिर चाशनी में गोंद, अलसी, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और सब चीज़ें डालकर अच्छे से मिला लें और गरम गरम यानी कि जो सहने लायक हो जाए तब आप इसको लड्डू बांध लें और 1-1 काजू जो है ऊपर से रख दें। सुंदर लगेगा देखने में, जब सुंदर लगेगा तो लोग खाएंगे और फायदेमंद चीज़ है तो अच्छा रहेगा, सर्दियों के लिए अच्छी चीज़ है। विटामिन के साथ साथ इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी बढ़ाता है। तो बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, आप बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट चाहें तो डालें, नहीं तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। केवल शक्कर, गेहूं और गेहूं के आटा और अलसी से भी आप बना सकते हैं इसको। लेकिन गोंद डालने से थोड़ा सा क्रंची सा आता है तो बड़ा स्वाद अच्छा लगता है। हाँ, बीच में कुरकुरा सा होता है। और बुआ जी देखिए, एक समय था जब घर में इतनी सारी चीजें जो है बना करती थी, तो अभी इतनी सारी चीजें ना बने तो इतनी सारी चीजें तो बने, मतलब थोड़ी सारी चीजें तो बननी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, घर की जो बनी हुई चीजें होती है उनकी तो खैर बात ही अलग, बात और होती है, बरकत बहुत होती है, आप अफराद खा सकते हैं ना। हाँ, और बहुत सारा बन भी जाता है तो खूब सारा खाएं। हमारे एक साथी ने ये लिखा कि आज दुकान में बहुत जबरदस्त सफाई चल रही है, जुड़ नहीं पा रहा हूँ कार्यक्रम में। अच्छा तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे साथी लगे हुए हैं काम पे, बहनें हमारी लगी हुई हैं तैयारी में। जी हाँ बिल्कुल तैयारी में है, और ये तो त्योहारों का त्योहार है, यानी कि बहुत लंबा कार्यक्रम चलता है इसमें। तो साफ सफाई चल रही है। और अब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे कमेंट्स है बुआ जी, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेने का समय आ गया हो रहा है जी। लेकिन एक बात तो है कि साथियों से ये हम जरूर कहना चाहेंगे कि स्वच्छता ही पूजा है, तो इस बात का ख्याल रखें। बहुत सारी चीजों में जब कुछ हम करते हैं तो सफाई को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। दीपावली के समय तो बहुत करते हैं, लेकिन बाकी समय थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें, दिखावे पर न जाए। जैसे विज्ञापनों को के लिए अपनी अकल लगाए ना, वैसे ही साफ सफाई के लिए गहरी जो दिखाई ना दे उन जगहों को भी बहुत अच्छी तरह से साफ करें, है ना। और जब इस तरह से हो जाता है ना बुआ जी, तो देखिए फिर कितना हल्कापन आता है। मन खुश हो जाता है। मन बिल्कुल खुश हो जाता है। थोड़ी सी भी अगर सफाई हो जाए तो फिर एकदम हल्कापना सा आ जाता है। अरे अब संगीता बेटा तुमने सफाई की बात कही तो अपने दिमाग की सफाई की भी बात हम कहेंगे जरूर कि अपना जो मन है जहाँ उसमें मलिनता है वो भी साफ करें। बिल्कुल, और सही हो, घड़ी की तरफ भी देख लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लेते हैं इजाजत कार्यक्रम से। सभी को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली